नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को देखने वाले हैं, पर शायद एक अलग नजरिए से। एक महान योद्धा के तौर पर तो उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन हम बात करेंगे उस शासक की जिसने सिर्फ एक छोटी सी जागीर से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है उनके उन इनोवेशंस की जिन्होंने वाकई इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। उनके सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब का ये तंज ही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। सवाल तो यही है कि आखिर कैसे एक पहाड़ी चूहे ने उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनतों को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि एक ऐसा मजबूत साम्राज्य बनाया जो सदियों तक चला। सबसे पहले उस दौर को समझना जरूरी है। 17वीं सदी का दक्कन कई शक्तिशाली सल्तनतों के बीच बटा हुआ था, जो लगातार आपस में लड़ रही थी। इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक युवा सरदार के तौर पर शिवाजी के सामने एक बहुत बड़ी, बल्कि कहें तो एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। सोचिए, जब शिवाजी का जन्म हुआ तब दक्कन में सत्ता का खेल इन चार बड़ी ताकतों के बीच चल रहा था। मुगल साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा सल्तनत, ये सभी सैन्य और राजनीतिक रूप से बेहद शक्तिशाली थे। इनके बीच अपनी जगह बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और देखिए, यही बात शिवाजी की कहानी को और भी कमाल की बना देती है। उनकी शुरुआत, उनके पास अपने आसपास के विशाल साम्राज्यों के मुकाबले एक बहुत ही छोटी सी जागीर थी। ऐसे हालात में एक आजाद साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिवाजी ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला। इसका जवाब था, उन्होंने बड़ी और ताकतवर फौजों से लड़ने के लिए जंग के तौर तरीके ही बदल दिए, नियमों को ही फिर से लिख दिया। उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी का जो दिल था वो था गनीमी कावा, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। ये रणनीति उस पहाड़ी इलाके और उनके कम संसाधनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये रणनीति बड़ी बड़ी सेनाओं से आमने सामने लड़ने के बजाय उन्हें थकाने और कमजोर करने पर फोकस करती थी। जरा सोच कर देखिए, दुश्मन की एक विशाल सेना एक तंग घाटी से गुजर रही है और अचानक दोनों तरफ से हमला हो जाता है। और ये रणनीति काम कैसे करती थी? बहुत शानदार तरीके से। पहले दुश्मन को अपनी पसंद के इलाके में फंसाओ, फिर उनकी सप्लाई लाइन काट दो। इसके बाद अचानक से हमला करो और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए पहाड़ियों में गायब हो जाओ। कुल मिलाकर ये स्पीड, सरप्राइज और इलाके की जबरदस्त जानकारी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। उनकी सेना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, स्थानीय मावल सैनिक जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। दूसरा, पहाड़ी किले जो सुरक्षा और हमलों के लिए एक तरह से बेस का काम करते थे। और तीसरा, एक मजबूत नौसेना जो उस दौर के ज्यादातर भारतीय राजाओं के लिए तो एक बिल्कुल नया आइडिया था, ताकि समुद्री रास्तों पर भी कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन देखिए, इलाके जीतना एक बात है और उन पर एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो हमेशा चले, वो बिल्कुल अलग चुनौती है। शिवाजी ये जानते थे कि सिर्फ लड़ाइयां जीतना काफी नहीं है। एक लंबे चलने वाले साम्राज्य के लिए एक बेहतरीन शासन प्रणाली भी उतनी ही जरूरी है। उनके राज्याभिषेक का मतलब बहुत गहरा था। यह सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, बल्कि अपने शासन को एक कानूनी और आजाद राज्य में बदलने का एक बहुत जरूरी कदम था। इसने उन्हें दूसरे मराठा सरदारों से ऊपर एक छत्रपति, यानी एक संप्रभु सम्राट के तौर पर स्थापित कर दिया। शिवाजी के शासन का जो सबसे बड़ा पिलर था वो था अष्टप्रधान मंडल। इसे आप आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा समझ सकते हैं, जहां शासन के हर पहलू के लिए एक डेडिकेटेड मंत्री होता था। यह उस समय के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, जब ज्यादातर ताकत सिर्फ राजा के ही हाथ में होती थी। जरा इस सिस्टम को देखिए, जिम्मेदारियों का कितना साफ साफ बंटवारा है। जैसे अमात्य फाइनेंस संभालते थे तो सुमंत फॉरेन अफेयर्स देखते थे। हर डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट हेड था। इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त एफिशिएंसी आई, बल्कि यह भी पक्का हुआ कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में न रहे। यह उनके दूर की सोच का एक बेहतरीन सबूत है। उनका एक और बहुत बड़ा इनोवेशन था भाषा के क्षेत्र में। उन्होंने उस समय की दरबारी भाषा फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। यह सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, बल्कि अपनी एक अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। तो आखिर में इस पहाड़ी चूहे के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस का नतीजा क्या निकला? नतीजा थी एक ऐसी विरासत जो न सिर्फ टिकी रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी मृत्यु के समय शिवाजी के कंट्रोल में करीब 240 से 280 किले थे।
ये नंबर उनके बनाए साम्राज्य के स्केल और उसकी मजबूती का सबूत है। ये किले सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं थे, बल्कि उनके शासन की ताकत के प्रतीक थे। उनके ही जमाने के एक कवि भूषण के ये शब्द उस समय के लोगों पर उनके असर को दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि उनके कामों को सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चरल प्रोटेक्टर के रूप में भी देखा गया था। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, शिवाजी की इस कॉम्प्लेक्स विरासत को देखते हुए उन्हें क्या कहा जाना चाहिए? एक विद्रोही जिसने पुरानी सत्ताओं को चुनौती दी, एक राजा जिसने एक कुशल राज्य बनाया, या फिर एक ऐसे राष्ट्र के संस्थापक जिसने एक नई पहचान गढ़ी? शायद इसका जवाब इन सब में ही कहीं छुपा है।